और इस बीच एनआईए ने पहलगाम हमले की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है। एनआईए के सूत्र ये बता रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा इस प्रारंभिक रिपोर्ट से होने जा रहा है। पहलगाम हमले की ये शुरुआती जांच रिपोर्ट आप कह सकते हैं जो तैयार है। हमले के पीछे लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी। आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में रची गई साजिश। हमले में आतंकी मूसा और तलहा की भूमिका। इतना ही नहीं, आतंकी पीओके में अपने हैंडलर के लगातार संपर्क में थे। हमले के वक्त पाकिस्तान से आतंकवादियों को ऑर्डर मिल रहे थे। आतंकवादी हमले में OGW ऑन ग्राउंड वर्कर्स की जो भूमिका है वो भी सामने आ रही है। इस हमले में स्थानीय लोगों की भूमिका पर शक है। आतंकियों ने बेताब घाटी में अपने हथियार छिपाकर रख दिए थे। एनआईए के डीजी के नेतृत्व में ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूं। हमले के बाद एनआईए ने इस वारदात की जांच का जिम्मा लिया था और अब जो एनआईए की तरफ से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की साजिश के सबूत सामने आ जाएंगे। जांच में सामने आया आतंकवादियों ने हथियार जो हैं वो बेताब वैली में छिपा दिए थे। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में जो OGWs हैं उनका जिक्र भी किया गया है कि आतंकी हमले में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनका सहयोग, उनका साथ इन आतंकवादियों को मिला और इसी वजह से ऐसी दरिंदगी ये आतंकवादी करने में कामयाब हुए। ओवरग्राउंड वर्कर्स के कॉन्टैक्ट की एनआईए ने एक लिस्ट तैयार की है। OGW पर प्रशासनिक और अदालती कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और इसमें एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। 3D मैपिंग और जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, शुरुआती रिपोर्ट भी इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। मौके से मिली खाली कारतूस एफएसएल को भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र किया गया है। आतंकवादी पीओके में अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे, ये इस प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है। एनआईए के डीजी के नेतृत्व में बनी ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। डीजी एनआईए उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो बनी है वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत और साथ ही पहलगाम से हमारे साथ इस वक्त अहमद बिलाल भी मौजूद हैं। जरा पहले बिलाल के पास आपको लेकर चलेंगे और बिलाल से ही जान लेते हैं ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एनआईए की तरफ से तैयार कर ली गई है। बिलाल, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो डीजी एनआईए के नेतृत्व में तैयार की गई है और इसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि इस पूरी कायराना आतंकी हमले के पीछे जो है वो आईएसआई और लश्कर और पाकिस्तानी आर्मी के सबूत जो है वो यहाँ पर जांच एजेंसियों को मिले हैं। क्योंकि आपको बता दें कि कल भी जिस तरीके से जो डीजी एनआईए हैं वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे और तकरीबन 3 घंटे तक पूरी घाटी का मुआयना जो है वो उन्होंने किया था और मौके पर जो खाली कारतूस जो है वो मिले थे उनकी भी जांच के लिए उन कारतूसों को जो है वो एफएसएल भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कारतूस जो है वो कहां पर निर्मित है। इसके अलावा जो बड़ी बात इस इनिशियल रिपोर्ट में कही गई है कि जो 2 आतंकी हैं हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ तलहा, ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक है और पीओके में इनका हैंडलर जो है वो वहां पर हैंडलर के निर्देश पर उन्होंने आतंकियों ने इस पूरी साजिश को जो है वो अंजाम दिया। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि डीजी एनआईए जो है वो भी इस वक्त अभी श्रीनगर में मौजूद हैं और पहलगाम आतंकी हमले में जो एनआईए के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा बाकी जांच एजेंसियों के जो अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी जो है वो डीजी एनआईए की ओर से जो है वो की जा रही है। एक रिव्यू मीटिंग जो है वो की जा रही है। तो लगातार जो है वो पहलगाम हमले की जो साजिश को बेनकाब करने के लिए जो जांच एजेंसियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं और एक बार फिर से आज भी वेस्टर्न घाटी में
जो 3D मैपिंग और मेटल डिटेक्टर के जरिए जो पूरी घाटी का मुआयना है वो किया जा रहा है, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी सामने आ रही है क्योंकि बैसरन घाटी के जो ऊपर का इलाका है वो बेहद घना जंगल है, कई गहरी गहरी गुफाएं हैं उसके अंदर। ऐसे में आतंकियों के भागने में और छिपने में वो जो भौगोलिक स्थिति है उनका कहीं ना कहीं उनको सहायता मिल रही है, जिस वजह से जो जांच एजेंसियां हैं वो मेटल डिटेक्टर और 3D मैपिंग के जरिए कोई भी छोटे से छोटा सुराग जो है वो तलाशने की कोशिश में जुटी हुई हैं, ताकि जिससे जो आतंकी हैं उनके एंट्री और एग्जिट रूट का जो है वो पता लगाया जा सके। रुमाना, कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ कितना है। आतंकवादियों की सरपरस्त पाकिस्तानी फौज, उसके जो चीफ जनरल आसिम मुनीर गायब हो गए थे। कल ही इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बीते एक हफ्ते से कहीं अता पता आसिम मुनीर का नहीं था और उनको लेकर जब सवाल पूछे जा रहे थे तो वहां पर 2022 के पुराने वीडियो शेयर करके जनता के आक्रोश को शांत करने की पाकिस्तान में कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है? बीती रात अचानक एक वीडियो आसिम मुनीर का सामने लाया गया। वीडियो में जनरल आसिम मुनीर सरहदी इलाके में सैनिकों के बीच नजर आ रहे हैं। आर्मी के अफसर कुछ ब्रीफिंग भी आसिम मुनीर को देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में जनरल आसिम मुनीर कहीं टैंक पर भी चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, वहां मौजूद सैनिकों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तानी फौज की ओर से जारी किया गया है और उसके साथ ही जनरल मुनीर के हवाले से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें जनरल मुनीर की ओर से एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी गई है। तो पाकिस्तानी फौज को यह वीडियो जारी करना क्यों पड़ा? अब इसके पीछे की आप वजह समझिए। पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान में लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि जनरल मुनीर देश छोड़कर भाग गए। हिंदुस्तान के हमले के डर से अपने परिवार को पाकिस्तान से पहले ही जनरल मुनीर ने बाहर भेज दिया है और उसके बाद खुद अपना वतन छोड़कर भाग गए जनरल मुनीर। ये चर्चाएं पाकिस्तान में आम हैं, लिहाजा पाकिस्तानी फौज की ओर से उन अटकलों पर विराम लगाने के लिए एक तो ये वीडियो जारी किया और दूसरी वजह भारत के वाइपर स्ट्राइक युद्ध अभ्यास से घबराकर पाकिस्तानी फौज की मंगला स्ट्राइक कोर ने ये एक्सरसाइज की है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर नजर आए और टैंक के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तानी सैनिकों में जोश भरने की एक कोशिश नजर आ रही है आसिम मुनीर की तरफ से। आपको बता दें, पिछले हफ्ते भारतीय सेना ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाकिस्तान से सटी सीमा पर टैंकों के साथ युद्धाभ्यास किया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भी टैंक और चीनी तोपों के साथ पंजाब प्रांत के टिला रेंज में हैमर स्ट्राइक एक्सरसाइज की थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो वीडियो जारी किया गया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुनीर की ये फोटो ताजा है या पुरानी है? ये अभी जांच का मामला है, क्योंकि मुनीर के बारे में चर्चा कई दिन से वो तो गायब है। ऐसे में अचानक एक एडिटेड वीडियो का आना शक भी पैदा कर रहा है। इस बीच इससे पहले भी पाकिस्तान ने मुनीर का एक वीडियो जारी किया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वो वीडियो तो नया नहीं था, वो पुराना वीडियो था, 2022 का वीडियो था। लिहाजा अब जो वीडियो सामने आया, ये वीडियो नया है, ये वीडियो पुराना है, इसको लेकर भी सवाल तो बना हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, कल ही हम चर्चा कर रहे थे, वो जो वीडियो शेयर किया गया था कल तक आसिम मुनीर का, वो तो पोल खोल दी थी हमने, 2022 वाला पुराना वीडियो था। अब रात में एक और वीडियो सामने आता है, लेकिन ये वीडियो भी बहुत एडिटेड सा नजर आ रहा है। इसी वजह से शक के दायरे में ये वीडियो भी बिल्कुल रोमाना, देखिए क्योंकि सवाल खड़े हो रहे थे जो 2022 का वीडियो जो पाकिस्तानी सेना ने जारी किया था और उसको लेकर शक था पूरा कि आखिरकार ऐसा पुराना वीडियो आपने क्यों जारी किया है। तो इस पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के ऊपर। इसीलिए ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मंगला स्ट्राइक कोर है जो कि मंगला में रहती है, POK में तैनात रहती है रोमाना, ये स्ट्राइक कोर पाकिस्तान की, और इन्होंने टीला रेंज में जाकर एक्सरसाइज की जो कि भारत की वाइपर स्ट्राइक हुई थी। तो इसका वीडियो पाकिस्तानी सेना ने जारी किया और वो बताया कि आसिम मुनीर LOC तो गए थे, साथ ही यहाँ भी गए थे, पंजाब प्रांत के टीला रेंज में गए थे और यहाँ पर उन्होंने जो मंगला स्ट्राइक कोर की जो एक्सरसाइज है हैमर स्ट्राइक, उसको वहाँ पर जाकर समीक्षा किए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना किस तरह से जो प्रोपेगेंडा तो कर ही रही है, साथ ही साथ वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारत की जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ हमारी तैयारियाँ क्या हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं रोमाना कि पाकिस्तानी सेना की ये जितनी भी वीडियोज़ या जितनी भी कार्रवाई आ रही हैं, इन सब पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी सेना के पास
फ्यूल नहीं है, लॉजिस्टिक सपोर्ट उनकी सेना के पास नहीं है, लंबा वॉर कैसे सस्टेन कर पाएंगे, इसको लेकर भी संशय लगातार बना रहता है। तो ऐसे में ये एक सिर्फ फेस सेविंग वीडियो जो है वो पाकिस्तानी सेना ने जारी किया है और पूरी दुनिया जानती है कि जो पहलगाम नरसंहार हो या उससे पहले भी जितने भी आतंकी हमले बड़े करवाए गए हैं उसमें पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का ही हाथ रहता है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को साफ कर दिया कि ये पाकिस्तान जो है रोग स्टेट है, दुष्ट राष्ट्र है ये। और आप जानते हैं कि NIA के जो DG हैं वो कश्मीर दौरे पर हैं। कल वो पहलगाम भी गए थे, बैसरन घाटी गए थे, आज उनके कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है। श्रीनगर में इस वक्त NIA के DG मौजूद हैं। पहलगाम हमले की जांच पर रिव्यू मीटिंग इस वक्त की जा रही है। हमले की जांच से जुड़े अधिकारियों के साथ ये रिव्यू मीटिंग जो कर रहे हैं NIA के DG, श्रीनगर में ये मीटिंग चल रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। बिलाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जरा बिलाल से ही जान लेते हैं। बिलाल, क्या डिटेल्स मिल रही हैं, कब शुरू हुई है ये रिव्यू मीटिंग और क्या इसी रिव्यू मीटिंग में ये माना जा रहा है कि वो जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बनकर तैयार हुई है NIA की तरफ से उस पर मुहर लगेगी? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बता दें कि DG NIA का आज दूसरा दिन है जम्मू कश्मीर में और कल खुद DG NIA जो है वो बैसरन घाटी पहुंचे थे और उनके साथ भी जो NIA के जो बड़ी अधिकारी हैं और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि इस जांच में सहयोग कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस के भी उच्च अधिकारी जो है वो DG NIA के साथ बैसरन घाटी तक गए थे और DG NIA ने बाकायदा जो पूरी बैसरन घाटी का तो मुआयना किया ही, इसके अलावा जो एग्जिट राउट, जो संभावित जो एग्जिट राउट है आतंकियों का जो कि घने जंगलों की ओर जाता है, DG NIA ने बाकायदा उन जंगलों का भी जो है वो मुआयना किया। सूत्र हमें यहाँ तक बता रहे हैं कि जो कीचड़ भरा वाला रास्ता है, जो चट्टानी रास्ता है, उस रास्तों से भी DG NIA जो है वो गुजरे हैं ताकि कोई भी छोटे से छोटा सुराग जो है वो मिल सके जो कि इस पूरी साजिश को बेनकाब कर सके। और इसके अलावा तमाम जो एडवांस तकनीकें हैं उनकी मदद से भी जो है वो इस जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और आज जो DG NIA हैं साधन दाते वो श्रीनगर में ही मौजूद हैं और इस जांच से जुड़े हुए जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के उच्च अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं और ये जो है वो उस मीटिंग में ये जो है वो चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से इस आतंकी घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दिया गया था, कितनी दिन पहले जो है वो इस घटना की जो है वो प्लानिंग की गई थी। इसके अलावा वो कौन कौन से जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने लोकल गाइड के तौर पर या लोकल सपोर्ट जो है वो कहां से मिला हो सकता है, इसको ले करके जो है वो एक रिव्यू मीटिंग जो है वो NIA की DG की तरफ से जो तमाम एजेंसियों के उच्च अधिकारी हैं उनके साथ जो है वो की जा रही है। रुमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, पहलगाम हमले को लेकर NIA की जांच, जैसा कि सहयोगी भी बता रहे हैं, अब तेज हो रही है और हमले वाली जगह का कल NIA के DG ने मुआयना भी किया है। सुरक्षा बलों के जवानों ने बाकायदा मेटल डिटेक्टर से इस पूरी बैसरन घाटी को छान डाला। ABP न्यूज के पास इस जांच का एक्सक्लूसिव वीडियो है और साथ ही बैसरन घाटी और उसके आसपास के सभी रास्तों की 3D मैपिंग जो हम बता रहे हैं आपको वो NIA की तरफ से कराई जा रही है ताकि आतंकवादियों की एंट्री एग्जिट रूट का पता चल सके। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक बैसरन घाटी का डिजिटल मॉडल तैयार किया गया है। हमले वाली जगह की एक 3D इमेज बनाई गई है। वहां मौजूद लोगों की सटीक लोकेशन इससे पता चलेगी। कैमरे सेंसर से मूल घटना का पूरा डेटा जो है वो कैप्चर होगा और 3 तरफ से घटना की पूरी तस्वीर, मतलब 3D मॉडल हमले के दिन मौजूद लोगों को फिर ये दिखाया जाएगा। हमले के दिन क्या हुआ इसकी वास्तविक जानकारी उसी से इकट्ठा हो पाएगी। आप समझ सकते हैं कितनी गहनता के साथ मतलब तह तक पहुंचने के लिए ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है। एक बार फिर आपको बिलाल के पास ही लेकर चलेंगे। बिलाल, ये जो जानकारियां अभी मैंने दर्शकों को दी हैं कि किस तरीके से बाकायदा वो 3D मॉडल तैयार होगा और फिर वो जो कौन पर्यटक कहां पर था, किस तरीके से हमला हुआ, कब किस पर हमला हुआ, पूरी की पूरी उसकी एक फिल्म आप कह सकते हैं वो तैयार की जाएगी ताकि गहराई से समझा जा सके कि आतंकवादी इतनी बड़ी दरिंदगी करने में कैसे कामयाब हुए और आगे के लिए उससे नसीहत लेकर तैयारी को चाक चौबंद किया जा सके। बिलाल,
बिल्कुल रोमाना, देखिए अभी इस वक्त जो एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर चल रहा वीडियो है वो एक्सक्लूसिव वीडियो है और ये उस बैसरन घाटी के अंदर का वीडियो है जहां पर जांच एजेंसियां जो हैं वो पिछले 9 दिनों से एक छोटे से छोटे सुराग को भी तलाशने की कोशिश में लगी हुई हैं और बाकायदा मेटल डिटेक्टर और 3D मैपिंग के जरिए पूरी बैसरन घाटी और उसके आसपास के जंगलों को छाना जा रहा है, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो ये भी पता लगाने की कोशिश जो है वो कर रही हैं कि जो चेन ऑफ इवेंट्स है, क्योंकि किसी भी क्राइम को जो है वो जो सॉल्व करने में जो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो होती है क्राइम रिक्रिएशन की, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की। तो जांच एजेंसियां जो हैं वो उसमें भी लगी हुई हैं कि पहली गोली जो है वो कहां पर चली थी, किस जगह पर चली थी। इसलिए मेटल डिटेक्टर्स की मदद से पूरी घाटी का जो मुआयना है वो किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी जो अहम सुराग या छोटे से छोटा सुराग जो है वो मिल सके। इसके अलावा 3D मैपिंग की क्या भूमिका है कि 3D मैपिंग के जरिए, जैसा कि मैंने बताया कि बैसरन घाटी के आसपास की जो भौगोलिक स्थिति है, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं, कई जो है वो ऊपर नीचे के रास्ते हैं और इसके अलावा कई गहरी गुफाएं हैं और ये गुफाएं आतंकियों को छुपने में, हाइड आउट बनाने में कहीं ना कहीं मदद करती हैं। और इसके अलावा ये भी जांच एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं कि क्या हमले से पहले किसी संदिग्ध जो है वो वस्तु को इन गुफाओं के अंदर जो है वो कहीं तो नहीं छुपाया गया था, उसके जो रेसिड्यू होते हैं वो भी जो है वो जांच एजेंसियां इनको भी खंगालने की कोशिश में जो है वो लगी हुई हैं। तो कहीं 3D मैपिंग के जरिए न सिर्फ जो आतंकियों के संभावित एंट्री और एग्जिट के जो रास्ते हैं उनको पता लगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसके अलावा जो पूरी जो आसपास की जो तस्वीर कह ले रुमाना, उसको भी पता लगाने की कोशिश जो है वो जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है और एक खाका तैयार किया जा रहा है, एक मॉडल जो है वो बैसरन घाटी और उसके आसपास के इलाकों का किया जा रहा है, ताकि जो जांच एजेंसियों के अधिकारी हैं उनको जो है वो एक आतंकियों के संभावित एंट्री और एग्जिट रूट के बारे में एक खाका मिल सके। जी रुमाना, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगे आपके पास। जरा नीरज राजपूत के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और नीरज, आप जरा दर्शकों को समझाइए किस तरीके से ये जो अलग अलग एंगल से जांच हो रही है, इससे इस पूरी के पूरे हमले की जो गुत्थी एक अभी भी बनी हुई है उसको समझने में आसानी मिलेगी। नीरज, देखिए रोमाना, ये जो हमला हुआ है, देखिए सबसे बड़े हमलों में से एक है, टूरिस्ट स्पॉट पर हुआ है, ओपन एरिया में हुआ है ये जो अटैक हुआ है। उसके बाद आतंकी करीब आधा पौन घंटा जैसे माना जा रहा है कि 40 मिनट के करीब यहाँ पर रहे। अभी जांच होगी तो पता चलेगा एग्जैक्ट कितने टाइम तक यहाँ रहे। उस सब के बावजूद भी यहाँ पे सुरक्षा बल यहाँ नहीं पहुँच पाए, वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, इस जगह पर पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में और फिर उसके बाद गायब भी हो गए, वो यहाँ से गायब हो गए, अचानक गायब हो गए। कहाँ हो गए वो, स्थानीय लोगों में मिक्स हो गए या जंगल में भाग गए, इसके बारे में अभी तक कोई ठीक जानकारी मिल नहीं रही है। जो सुराग मिल रहे होंगे सुरक्षा एजेंसी उसके हिसाब से अपना रेड कर रही होगी। तो NIA की जो कोशिश होगी इस मामले के जरिए ये भी पता करने की कोशिश होगी कि आखिरकार, क्योंकि जैसा हमने देखा 40-50 टूरिस्ट स्पॉट इसी तरह के हैं कश्मीर में, तो आगे इस तरह की कोई ऐसा कोई हमला ना हो जाए, उन टूरिस्ट स्पॉट की सुरक्षा कैसे हो वो भी इसका ही हिस्सा इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में शामिल होता है, ताकि जो है सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को, सेना को ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि आखिरकार, देखिए सुरक्षा बल जो होते हैं, सेना जो होती है, उनकी कार्रवाई जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन से कम ऑपरेशंस में ज़्यादा होती है। तो इन्वेस्टिगेशन के जरिए आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये हुआ कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, यहाँ पर इस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए थी, आगे से ऐसी ना हो। तो इसके लिए ही ये सारी जो बिलाल जो बता रहे हैं कि 3D मैपिंग हो रही है, ये पूरे एरिया को जो स्कैन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ये भी निकल कर आया था कि M4 की गन जो असॉल्ट राइफल थी वो इस्तेमाल की गई थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए वही मैं भी अभी बिलाल से कह रही थी कि साहब कहीं ना कहीं आगे के लिए नसीहत और आगे के लिए सबक और आगे के लिए अपनी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए इतनी गहराई से जो जांच की जा रही है वो बहुत जरूरी हो जाती है। वही NIA के साथ साथ तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो बैसरन घाटी में जांच कर रही हैं। पहलगाम हमले से 7 दिन पहले आतंकवादी क्या कर रहे थे, घाटी में आतंकवादी कहां गए थे और क्यों 22 अप्रैल को ही टेरर अटैक को अंजाम दिया, इस खास रिपोर्ट से जानिए। क्या पहलगाम हमले को रोका जा सकता था? क्या पहलगाम में किसी होटल पर हमला होना था? NIA की जांच में अब तक क्या क्या सुराग मिला? कई जगहों की रेकी करने के बाद भी बैसरन को ही टारगेट क्यों चुना गया? सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ दिखी, लेकिन क्या किसी को आतंकियों की हरकत के बारे में कोई खबर नहीं थी? जम्मू कश्मीर पुलिस के पुख्ता सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पहलगाम में आतंकी हमला हो सकता है, इसका एकदम सटीक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया था। जानकारी यहां तक मिल रही है कि इनपुट में किसी होटल पर हमले करने की आशंका जाहिर की गई थी। तो सवाल यह है कि अगर पहलगाम में ही हमले का इनपुट था तो इसे रोका क्यों नहीं जा सका? क्या ये स्थानीय पुलिस और सुरक्षा में लगी बाकी फोर्सेस की चूक नहीं है?
ऐसे तमाम सवालों के जवाब हर दिन एनआईए की टीम बैसरन घाटी में तलाश कर रही है। गुरुवार को एनआईए के डीजी सदानंद दाते भी जांच कर रही टीम के साथ बैसरन घाटी पहुंचे, जहां तथ्यों की पड़ताल की। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त घाटी में ही मौजूद है और उन जगहों की पड़ताल कर रही है जहां आतंकियों ने रेकी की, जहां आतंकियों की हलचल दिखी। हमारे संवाददाता बिलाल अहमद ने उस आरू घाटी का जायजा लिया जिसकी आतंकियों ने सबसे पहले रेकी की थी। ये रास्ता पहलगाम से ऊपर आड़ू वैली तक ही जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी सुरक्षा बल के जवान जो है वो मुस्तैद हैं, क्योंकि ऊपर जो है ऊपरी इलाकों में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमले से एक दिन पहले ही आतंकी जो पाकिस्तानी आतंकी थे वो पहलगाम पहुंच चुके थे और ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से उन्होंने 4 अलग अलग जगहों की रेकी की थी, जिसमें से जो सबसे पहली जगह थी वो थी आड़ू वैली। आड़ू वैली वो जगह है जो कि टूरिस्टों के बीच, सैलानियों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, एक पॉपुलर। आरू घाटी की तरफ जाने वाली सड़क पर ही वो अम्यूजमेंट पार्क भी है जिसे आतंकियों ने हमले की लिस्ट में रखा था, लेकिन प्लान कैंसिल कर दिया गया। हम आपको उसी अम्यूजमेंट पार्क की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आतंकियों ने यहाँ पर भी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस पार्क की भी रेकी की थी। यहाँ पर जो सैलानी हैं अपने बच्चों के साथ आते हैं, बच्चों के लिए यहाँ पर अलग अलग मनोरंजन की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। कई सारे ढेर सारे झूले जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर जब आतंकी रेकी करने के लिए आए थे तो उस वक्त यहाँ पर सैलानियों की भीड़ बेहद कम थी, इस वजह से इस पार्क को आतंकियों ने जो है वो नकार दिया। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय वायु सेना अपना दम दिखाएगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरने की तैयारी में, जिसमें राफेल से लेकर मिराज और जगुआर लड़ाकू विमान हैं। ये गंगा एक्सप्रेसवे पर अभ्यास इनका आज, इसी की तस्वीरें। गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनी है, आधुनिक हवाई पट्टी है, जिस पर दोनों ओर 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे पर यह देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी बनाई गई है जिसका रात में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए आज अभी पहले दिन में और उसके बाद रात के अंधेरे में भी यहां पर विमानों की लैंडिंग करवाई जाएगी। तो भारतीय वायुसेना का ये दम गंगा एक्सप्रेसवे पर आज दिखेगा। लड़ाकू विमान एक के बाद एक गंगा एक्सप्रेसवे पर आपको लैंड करते हुए नजर आएंगे। 3.5 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे पर यह हवाई पट्टी बनाई गई है और इसी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज आपको लैंड करते नजर आए। राफेल का दम भी यहां आपको दिखाई देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।